तंदूर हत्याकांड। साल 1995 का तंदूर हत्याकांड जिसने दिल्ली को झकझोर दिया। युवा कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें शक था कि नैना साहनी का किसी और से संबंध है। यह अपराध 2 जुलाई 1995 को दिल्ली में उनके घर पर हुआ था। तो आइए जानते हैं आखिरकार 2 जुलाई 1995 की रात को क्या हुआ था। 2 जुलाई 1995 कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू कॉनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में तैनात थे और उस दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट ड्यूटी पर थे। वह एक ईमानदार व्यक्ति थे और हमेशा समय पर काम करते थे। वह 11 बजे से 10 मिनट पहले ड्यूटी पर पहुंचे और रात के लिए अपने साथी होमगार्ड चंद्रपाल से मिले और बोले, क्या तुम पेट्रोलिंग के लिए तैयार हो चंद्रपाल? वे दोनों पेट्रोलिंग के लिए अशोक रोड पर निकल पड़े। 11:15 बजे तक वे अशोक यात्री निवास के बगल वाली गली में पहुंच गए, जहां दोनों ने एक होटल परिसर से धुएं का गुब्बार निकलता देखा। तो वे दोनों उस होटल के पास पहुंचे। उस होटल का नाम बगिया रेस्टोरेंट था। वो दोनों जल्द होटल के सुरक्षा गार्ड के पास पहुंचे और गार्ड से बोले, रेस्टोरेंट से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? तभी होटल के अंदर से एक आदमी आया और उन्हें प्रवेश द्वार पर रोका और कहा, हम पुराने चुनावी पोस्टर जला रहे हैं, चिंता मत करो, यह काम जल्द ही हो जाएगा। ये सुनकर कुंजू ने उन्हें सावधान रहने को कहा और चला गया। वे उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक महिला को चिल्लाते हुए सुना, आग! कुंजू जा चुका था, लेकिन जब उसने फिर से आग चिल्लाते हुए सुना तो उसने दोबारा जांच करने का निर्णय लिया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सब्जी बेचने वाली ने रेस्टोरेंट से निकलती हुई आग की लपटों की ओर इशारा करते हुए कहा, होटल में आग लग गई है। दीवार के ऊपर से धुआं और बड़ी आग देखकर कुंजू पास के टेलीफोन बूथ की ओर भागा और पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल करना चाहता था और फायर ब्रिगेड को भी बुलाना चाहता था, लेकिन टेलीफोन बूथ बंद था। तभी कुंजू बोला, चंदर, तुम यहीं रहो, मैं अपना वायरलेस फोन करने जा रहा हूं। मैंने उसे वेस्टर्न कोर्ट के दूसरी तरफ छोड़ दिया है। यह कहकर वह भाग गया। जब कुंजू वापस लौटा तो उसने आग से एक अजीब सी गंध महसूस की और लपटें बड़ी थीं। इस बार कुंजू होटल की दीवार फांदकर अंदर गया और उसने देखा कि 2 लोग रेस्टोरेंट के तंदूर के ऊपर कागज और लकड़ी के टुकड़ों से बड़ी आग को हवा दे रहे थे। तभी कुंजू का सामना बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार से हुआ, जो रेस्टोरेंट के तंदूर के पास खड़ा था। कुंजू ने केशव को बोला, क्या हो रहा है? केशव ने कहा, ये पुराने राजनीतिक बैनर, कागज और पोस्टर हैं जिन्हें हम जला रहे हैं। तभी कुंजू की नजर दूसरे आदमी पर पड़ी, जो वही आदमी था जिसने कुंजू को गेट पर रोका था। बाद में उसकी पहचान मुख्य आरोपी सुशील शर्मा के रूप में हुई। तभी कुंजू की नजर तंदूर की ओर गई, जिसमें से आग की गंध, और उसमें कुछ देखकर कुंजू सतर्क हो गया। वह धीरे धीरे आग की ओर बढ़ा और उसने तंदूर की आग पर पानी डाला। पानी डालने के बाद जब आग बुझ गई तो कुंजू तंदूर के अंदर देखने गया। जैसे ही कुंजू ने तंदूर के अंदर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो जल रहा था वो कोई पेपर नहीं थे, बल्कि यह तंदूर से बाहर निकला हुआ एक मानव धड़ था और पाया कि यह एक जला हुआ शरीर था। निचले हिस्से की त्वचा पिघल गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक महिला का शव था, जिसके पैर के किनारे से पैर आंशिक रूप से जल गए थे। उसकी आंतें बाहर निकल आई थीं। इतने में दूसरी पुलिस भी वहां पहुंच गई। तब तक सुशील शर्मा फरार हो गया, लेकिन केशव वहीं था। एसीपी अशोक कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने केशव को अरेस्ट कर लिया। अगले दिन की न्यूज चैनल की हेडलाइन ने राजधानी को झकझोर दिया। एक रेस्टोरेंट के तंदूर में एक शव जलाया जा रहा था और वह शव नैना साहनी का था। 29 वर्षीय खूबसूरत नैना साहनी की हत्या कैसे हुई और उसे एक रेस्टोरेंट के तंदूर में कैसे जला दिया गया? इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा और उसके पति सुशील शर्मा के भूतकाल को देखना होगा। सुशील का जन्म राजनीति में आने के लिए हुआ था, लेकिन उनका जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता बैंक में क्लर्क थे। कॉलेज के समय से ही वे छात्र नेता के रूप में राजनीति में सक्रिय थे।
सुशील 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष से दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तक पहुंचे। सुशील एक चतुर व्यक्ति थे और जानते थे कि किससे दोस्ती करनी है और किससे दूर रहना है। वह एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता थे और यहां ही उनकी मुलाकात नैना साहनी से हुई। नैना साहनी भी सुशील की तरह निम्न मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आई थीं। उनके पास धन और पद की कमी थी, लेकिन उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा और सपनों से इसकी भरपाई की। उन्हें हमेशा राजनीति में दिलचस्पी थी। वह कांग्रेस में कई नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती थी और इसी दौरान उसे मतलूब करीम से प्यार हो गया। लेकिन सुशील ने पहले ही नैना को देख लिया था और उसे पाने की कोशिश में था, लेकिन नैना के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि नैना एक सिख थी और मतलूब एक मुस्लिम था, जिससे उनकी शादी नहीं हो सकती थी। मतलूब जानता था कि उसके धर्म के कारण नैना के परिवार ने आपत्ति जताई थी। मतलूब का दिल टूट गया था। वे अलग हो गए, लेकिन वो अच्छे दोस्त बने रहे। मतलूब ने किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। इस बीच सुशील नैना को लुभाता रहा और वह उससे प्यार करने लगी। उसे लगा कि वह गतिशील और मिलनसार, आत्मविश्वासी और चालाक है, जबकि वह उसकी सुंदरता, उसके आत्मविश्वास और सहज आकर्षण से आकर्षित था। उसका अंतिम निर्णय तब प्रभावित हुआ जब सुशील ने उसकी चाची की जमीन विवाद को सुलझाने में मदद की। फिर 1973 में दिल्ली के बिरला मंदिर में दोनों की शादी हुई, लेकिन सुशील अपनी शादी को गुप्त रखना चाहते था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं शादी की बात तभी स्वीकार करूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। पीतमपुरा में उनके पड़ोसियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुशील शादीशुदा है। यहां तक कि सुशील के पिता भी अक्सर इस मामले को उलझाकर रख देते थे और कहते थे कि वे अपने बेटे की शादी देखना चाहते हैं, जबकि सुशील के माता पिता शादी समारोह में शामिल हुए थे। यह एक गुप्त रहस्य था, लेकिन शादी में तुरंत ही खटास आ गई। सुशील को सत्ता और दूसरों पर हावी होना पसंद था, जबकि नैना किसी के अधीन नहीं रहना चाहती थी। वह एक स्वतंत्र महिला थी जो अपना करियर और प्रसिद्ध चाहती थी। करीम के अनुसार उसकी पूर्व प्रेमिका नैना उसे फोन करके रोती थी और बताती थी कि कैसे सुशील शराब पीकर नियमित रूप से उसे पीटता था और उसे अपने किराए के गोल मार्केट फ्लैट में बंद कर देता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब सुशील ने उस पर बंदूक तान दी और उसे डराने के लिए जानबूझकर गोली चला दी। लेकिन बाहरी दुनिया के सामने सुशील ने खुद को एक अच्छा इंसान बताया था, लेकिन लोग उसे महिलाओं का प्रेमी मानते थे। वह दोहरी जिंदगी जीता था। इसी बीच नैना को कहीं से पता चला कि उसके पति का किसी इला नाम की तलाकशुदा औरत के साथ संबंध है। जब उसने ये बात सुशील को बताई तो सुशील ने गुस्से बताया कि ये सब अफवाह है, तुम इन सब पर ध्यान मत दो। नैना जानती थी कि उसका पति झूठ बोल रहा है। उसे पता था कि उसके पति ने इला को संसद का टिकट दिलाने का वादा करके बहलाया था। इसी दिन से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब नैना को किसी तरह सुशील से आजाद होना था, इसलिए उसने ये सब छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का निर्णय किया। इसी बीच जब घर पर नैना अकेली होती है तो वो मतलूब से बातें किया करती थी। ऐसे ही 2 जुलाई 1995 का दिन आ गया। जैसे ही सुशील घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि नैना ने फोन काट दिया और रिसीवर वापस रख दिया। सुशील जानता था कि उसकी पत्नी किससे बात कर रही है। वह ड्रिंक पी रही थी और उसने उसे भी ड्रिंक ऑफर की। सुशील टेलीफोन के पास गया, रिसीवर उठाया और रीडायल बटन दबाया। दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज आई। सुशील ने तुरंत पहचान लिया कि यह आवाज करीम की है। उसने नैना से पूछा और बहस शुरू हो गई। उसने अपनी बंदूक निकाली और करीब 3 ताबड़तोड़ गोलियां नैना पर चलाईं। एक गोली उसकी गर्दन में लगी, दूसरी उसके सिर में और तीसरी गोली उसके हाथ से निकल गई, जिससे नैना की मौत हो गई। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसे जल्दी से सब साफ करना होगा। उसने उसे उस चादर पर लपेटा जिस पर वह गिरी हुई थी। खून बहता देख उसने डाइनिंग टेबल से प्लास्टिक कवर हटाया। उसने लाश को उसमें लपेट दिया। उसे लाश को ठिकाने लगाना था। वह अपने गोल मार्केट फ्लैट से नीचे गया और कार को सीढ़ियों पर पीछे की ओर मोड़ा।
फिर उसने लाश को दूसरी मंजिल के फ्लैट से घसीटा और कार में डाल दिया। वह ऊपर गया और एक नया कुर्ता पहना, क्योंकि दूसरा कुर्ता पूरी तरह से नैना के खून से लथपथ था। गाड़ी चलाते समय उसे लाश को ठिकाने लगाने की योजना सूझी। वह अशोक यात्री निवास होटल के बगेया रेस्टोरेंट में पहुंचा, जिसमें वह पार्टनर था और मैनेजर केशव उसका दोस्त था। 10-15 बजे थे जब सुशील अपनी सफेद मारुति कार में रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा। उसने कार की खिड़की नीचे की और केशव ने उसे कार की ओर भागते हुए देखा। सुशील ने केशव को तुरंत रेस्टोरेंट बंद करने और ग्राहकों और कर्मचारियों को वहां से खाली करने का निर्देश दिया। केशव को पता था कि कुछ बहुत गड़बड़ है और उसे सुशील से कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। केशव को जब एहसास हुआ कि कार में क्या है तो उसे उल्टी सी होने लगी। सुशील ने उसे डांटा और कहा कि उन्हें जल्दी जाना है और उसने उसे एक बोरा लाने को कहा। लेकिन नैना की लाश एक चादर में लिपटी हुई थी और कार की पिछली सीट पर पड़ी थी, जो बोरे में फिट नहीं हो पा रही थी। इसीलिए केशव ने तिरपाल लिया और लाश को अंदर खींच लिया। केशव पहरा दे रहा था, जबकि सुशील ने लाश को तंदूर में डाल दिया। केशव ने उसे रेस्टोरेंट की रसोई से घी दिया। सुशील ने तंदूर जलाया, लेकिन उसे सबूत जल्दी से मिटाने की जरूरत थी। घी खत्म हो चुका था और इसलिए केशव मक्खन लेकर आया। जब यह पर्याप्त नहीं था तो दोनों ने आग में कागज डाल दिया। तभी आग की लपटें उठने लगीं, जिन्हें कुंजू और चंद्र ने देखा। जब तक पुलिस पहुंची, सुशील भाग चुका था, लेकिन केशव ने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुशील शर्मा को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू हुई। मतलूब करीम ने नैना के शव की पहचान उसकी नाक की बनावट और बालों के स्टाइल से की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि नैना को 2 बार गोली मारी गई थी और उसकी मौत बंदूक की गोली से हुई थी, जिससे यह हत्या का मामला बन गया। पुलिस सुशील शर्मा को ढूंढने में लग गई। फिर 9 दिन बाद सुशील शर्मा ने बैंगलोर में आत्मसमर्पण कर दिया। उसका सिर मुंडा हुआ था और उसने कहा कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वह दिल्ली से तीर्थयात्रा पर निकला था। और उसकी कहानी यह थी कि वह 2 तारीख की सुबह नैना द्वारा बुलाई गई टैक्सी में दिल्ली से निकला था। वह अजमेर चला गया था, उसके बाद जयपुर गया। जब पुलिस ने उससे अजमेर में उस मंदिर का नाम पूछा तो सुशील नहीं बता सका और बहाना बनाया कि वह रात में मंदिर गया था और उसे नहीं पता था कि वह कौन सा मंदिर है। जयपुर से उसने बॉम्बे और फिर मद्रास के लिए उड़ान भरी और यहीं पर उसे पहली बार पता चला कि उसे अपनी पत्नी की हत्या में फंसाया गया है। उन्होंने तुरंत अपना वकील नियुक्त किया, जिन्होंने अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया। और फिर सुशील ने दावा किया कि वह तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर गए थे, जहां उन्होंने अपना सिर मुंडवाया और मूंछें मुंडवाईं। उन्होंने अपनी यात्रा के सबूत के तौर पर कुछ प्रसाद और प्रसाद के लिए टिकट भी पेश किया। और उसके बाद वह और उनके वकील दोनों बैंगलोर गए और आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन सुशील शर्मा ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। 7 नवंबर 1996 को सुशील शर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, जबकि केशव को 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। बाद में 21 दिसंबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शर्मा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। 22 दिसंबर 2018 को सुशील शर्मा 23 साल बाद तिहाड़ जेल से बाहर आया। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या ऐसे क्राइम के लिए 23 साल की सजा काफी है? मिलते हैं एक और नई क्राइम की कहानी के साथ।